गैस गैंग्रीन के दरमियान होने वाले पैथोलॉजिकल इफेक्ट्स बेसिकली दो ग्रुप में बांटकर डिस्क्राइब किए जा सकते हैं। पहला, लोकल इफेक्ट, कहने का मतलब कि जिस पार्टिकुलर टिश्यू के जिस जगह पे इस गैस गैंग्रीन के का प्रभाव पड़ रहा है। और दूसरा, सिस्टेमिक इफेक्ट, कि इसके कारण बॉडी में ऑन द होल सिस्टेमिक लेवल पे, होल बॉडी के लेवल पे क्या प्रभाव पड़ रहा है। अब लोकल इफेक्ट को यदि देखें तो हम लोग इस बात की चर्चा पहले कर चुके थे कि ये गैस गैंग्रीन पैदा करने वाला जो ऑर्गेनिज्म है ये एनारोबिक ऑर्गेनिज्म है। तो इसके ग्रो करने के लिए, प्रॉपर पनपने के लिए जो वातावरण उपयुक्त चाहिए वहाँ का पीएच इस्टेब्लिश्ड होना चाहिए। कहने का मतलब पीएच के बारे में कहे थे ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल। इस ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल के बारे में हम लोग कुछ अभी थोड़ा विस्तार से उसको देखेंगे कि वास्तव में किस चीज़ को हम ये बता रहे हैं। आप इसको बजाबता पढ़ चुके हैं केमिस्ट्री में, इसके बावजूद भी अभी एक बार मैं समझता हूँ उपयुक्त होगा उसको फिर से एक बार रिपीट कर लेना। तो इससे पहले जो लिखना शुरू जो करेंगे पैथोजेनेसिस या सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स, उसको ऐसे शुरू करेंगे कि द टोटल पैथोलॉजिकल कंडीशन has to be described by dividing into two groups, that is number one local effect and second systemic effect. Again, local effect, when the EH is brought to the level suitable for germination of the spores, it develops in its vegetation form। मतलब साफ साफ समझ में बात आ गई कि जब वो जो है इलाका जो है वहाँ का पीएच जब सुटेबल लेवल पे आ जाएगा तो वो जर्मिनेट करेगा ऑर्गेनिज्म। तो पीएच के सुटेबल लेवल पे आने का सेंस क्या है, अब उसको हम इस रूप में यदि देखें, जैसे हम ये देखें यहाँ पे हम ये समझ सकते हैं कि हमने ये बताने की कोशिश की है जैसे ये जो है ये मैंने टिश्यू स्पेस इंगित किया है और इस टिश्यू स्पेस में हम ऑन द होल हम जानते हैं कि मोस्टली प्रत्येक में ये आर्टरी की कैपिलरी के द्वारा ब्लड इस इलाके में लाया जाता है और इस वेन कैपिलरी के द्वारा ये जो है यहाँ से वापस जाता है, प्लस अबाउट टू सर्टेन अमाउंट जो है उसका ये लिम्फेटिक्स के द्वारा भी बाहर जाता है। ये ब्लड का आना और जाना ये डिपेंड करता है प्रेशर के डिफरेंस के ऊपर। जैसे आर्टरी कैपिलरी में जो प्रेशर जो होता है वो 32 मिलीमीटर ऑफ मरकरी, हालांकि रेंज इसका है 30 से 35, एवरेज हुआ 32। आर्टरी कैपिलरी में 32 मिलीमीटर ऑफ द मरकरी है, जबकि यहाँ टिश्यू स्पेस में 25 मिलीमीटर ऑफ द मरकरी। यहाँ इससे कम प्रेशर होने के चलते इसका फ्लूइड जो है इसके दीवार से निकल करके इस इलाके में आएगा। सामान्य समझने की बात है। यहाँ आ जाने के बाद फिर वापस इधर नहीं जा पाएगा क्योंकि इससे इधर का प्रेशर ज़्यादा है, लेकिन ये यहाँ से फर्दर इसमें चला जाएगा वेन कैपिलरी में, क्योंकि यहाँ प्रेशर 9 to 12 मिलीमीटर ऑफ मरकरी है, इसमें जाएगा। और यहाँ लिम्फेटिक्स में प्रेशर 13 मिलीमीटर है, यहाँ भी आएगा।
तो सामान्य अवस्था में तो इस रूप में ये पास कर रहा है, लेकिन वो परिस्थिति अगर आ गई, जैसे अब यहाँ ऑब्स्ट्रक्शन अगर हो गया इस आर्टरी के ये इंट्रेंस में, अब सवाल ये है कि इसमें ब्लड जो है वो कितना ऑक्सीजन लेकर के आता है। हम जानते हैं कि 20%, 100 ml ब्लड में 20 ml ऑक्सीजन रहेगा। लेके यहाँ टिश्यू स्पेस पे आया है, तो टिश्यू स्पेस में 20 ml में से ये 4 ml जो है वहाँ कंज्यूम हो जाएगा यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट के यानी ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन में, और इसके दरमियान ये 4 ml जो है ये CO2 बन जाएगा। अब ये बनने के बाद 4 ml CO2 और ये 16 ml बच गया ऑक्सीजन, 20 में से 4 खर्च हुआ था। ये मिला हुआ ये वेन के द्वारा, वेन कैपिलरी में ये आगे बढ़ेगा। जब ये आगे बढ़ा, इसी दरमियान यहाँ हम बता रहे हैं कि यहाँ पर ब्लॉकेज हो गए, कई कारण हो सकते हैं, स्ट्रिक्चर हो सकता है, दबाव पड़ गया उसमें, वो थ्रोम्बस आके जमा हो गया, कुछ भी हो। यहाँ पर जब ब्लॉकेज बंद जब हो गया, तो यहाँ का ब्लड जब पार कर जाएगा इसमें, तो निश्चित तौर पे इस इलाके में वॉल्यूम की कमी होगी ब्लड की, और ब्लड वॉल्यूम की कमी होगी तो इस इलाके में अपेक्षाकृत प्रेशर की कमी हो जाएगी। जब इस इलाके में प्रेशर की कमी होगी, तो प्रेशर कम होने के वजह से इस इलाके में जो ब्लड जा चुका था, ये अब इसका प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा इसकी तुलना में, यहाँ से वापस रिटर्न बैक होने लगेगा वो, ये वापस आके टिश्यू स्पेस पे ये रिड्यूस्ड ब्लड जो है, जिसमें कि 16 ml ऑक्सीजन था, ये ब्लड यहाँ टिश्यू स्पेस पे आ जाएगा। लेकिन इस टिश्यू स्पेस को तो यहाँ ज़रूरत है ऑक्सीजन की। अब ये रिड्यूस्ड ब्लड से मिले या ऑक्सीजनेटेड ब्लड से मिले, यहाँ जहाँ से भी मिला वो ऑक्सीजन को, कम ऑक्सीजन है, जिसे हम बताए गन्ना को चूस चूस के चबा चबा करके हम उसमें से रस निकालते हैं बाद में अंत में, वैसे ही टिश्यू जो है यहाँ से ऑक्सीजन को चबा करके निकालेगा और अगला फिर 4 ml कंज्यूम कर लेगा। परिणाम होगा कि अब 16 ml से और 4 ml घट गया, ये 12 ml बच गया ऑक्सीजन, और 4 ml पहले बना था, 4 ml अभी बन गया कार्बन डाइऑक्साइड, तो मिल करके 8 ml हो गया कार्बन डाइऑक्साइड। यानी कि नॉर्मली ये जो ब्लड जो आया था ये 20 ml लेकर के इस इलाके में आने के बाद 16 ml यदि ऑक्सीजन हुआ तो 4 ml कार्बन डाइऑक्साइड हो गया था, और दोबारा ये रिटर्न बैक हुआ तो इसमें से 4 ml और यूज हो गया, तो 12 ml ऑक्सीजन जब बचा तो 8 ml कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। यानी ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड इन दोनों के बीच का जो अंतर है धीरे धीरे घटता जा रहा है, यानी ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन कमता जा रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ता जा रहा है। यही परिस्थिति ऑक्सीडेशन का जो माने रिडक्शन का ये जो माने पैमाना जो है ये बताएगा कि ऑक्सीजन जब धीरे धीरे कम हो रहा है, यानी कि वो इलाका ऑलमोस्ट एक तरह से ऑक्सीजन मुक्त हुआ चला जा रहा है, यानी ऑक्सीजन की कमी की अवस्था इस स्तर पे आ जाएगी, तो वो ऑर्गेनिज्म जो है यहाँ पे वो डेवलप करना शुरू कर देगा। मेरे EH का ये मतलब मैं समझता हूँ कि आप समझ गए होंगे। जब ये परिस्थिति आ गई, तो ये परिस्थिति आने के बाद वहाँ पे जब ऑर्गेनिज्म जब मल्टीप्लाई करने लगा तो स्थिति क्या होगी, यहाँ चूँकि सामान्य रूप से वो ऑर्गेनिज्म जो है वो ऑक्सीजन के सफिशिएंट मात्रा में ऑक्सीडेशन होता है, लेकिन अभी स्थिति क्या हो गई है, अभी ऑक्सीजन की मात्रा तो कम हो गई है, और इस कम मात्रा के दरमियान जो माने हो रही है ये इसकी माने ग्लूकोज के जो विघटन माने ग्लाइकोलाइसिस, तो ये कहला रहा है ये एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस हो रहा है। अब अगला स्टेप हम इस तरह से इसमें ऐड कर सकते हैं। जो पहला स्टेप जो हम लिखे थे, पहला स्टेप लिखे थे कि व्हेन द EH इज ब्रॉट टू द लेवल सुटेबल फॉर जर्मिनेशन ऑफ द वो स्पोर
it develops in its vegetative form. और जब ये वेजिटेटिव फॉर्म में आ गया तो अगला स्टेप हुआ, इसी को माने सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स, इसी रूप में ये कहा गया है कि पहली घटना ये घटी और घटना का दूसरा सीक्वेंस जो है ये है कि एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस occurs in the area causes accumulation of lactic acid with lowering of pH. यानी यहाँ पे सामान्य अवस्था में जब ऑक्सीडेशन होता है तो निश्चित है उसके फलस्वरूप भी लैक्टिक एसिड बनता है, लेकिन यहाँ तो एनारोबिक कंडीशन में हो रहा है तो निश्चित तौर पर ज़्यादा बनेगा। ऐसी परिस्थिति में उस पार्टिकुलर क्षेत्र में लैक्टिक एसिड का कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगा, और ये कंसंट्रेशन जब अधिक हो गया लैक्टिक एसिड का तो वो स्टिमुलेट करेगा कैथेप्सिन के सिक्रेशन को। कैथेप्सिन लाइसोसोम के अंदर में मेम्ब्रेन के इलाके में पाया जाने वाला प्रोटियोसिस एंजाइम है। ये तकरीबन 12 मेंबर इस ग्रुप में हैं, और ये कैथेप्सिन जो होता है, कैथेप्सिन प्रोटियोलाइटिक एक्टिविटीज की होती है। तो ये अब आगे अगला स्टेप हम इस रूप में जोड़ सकते हैं कि वो लो pH activate cathepsin which autolyses protein of necrosed muscle liberating amino acid. ये जो लोअर pH जो हुआ उस वातावरण में कैथेप्सिन रिलीज हुआ, वो कैथेप्सिन नेक्रोज्ड मसल के ऊपर प्रभाव डाल करके और उसके प्रोटीन जो हैं उस प्रोटीन का ऑटोलाइसिस कराया, जिसके फलस्वरूप वहां पर एमिनो एसिड निकल गया। अब ये एमिनो एसिड जो है, दिस एमिनो एसिड विल सपोर्ट द ग्रोथ ऑफ क्लोस्ट्रीडिया इवन एट द लो पीएच। सामान्य रूप से इस लो पीएच के वातावरण में क्लोस्ट्रीडिया जो है ये सरवाइव नहीं कर सकता है, लेकिन यहाँ पे जब एमिनो एसिड आ गया तो ये एमिनो एसिड इस क्लोस्ट्रीडियम को लो पीएच की अवस्था में भी यहाँ पर जो है उसको वो सरवाइव करने के लायक वातावरण देता है। एक तो सामान्यतः ये स्थिति हो गई। अब दूसरी तरफ यहाँ क्या देख रहे हैं कि जब सपोज कोई व्यक्ति जो है कहीं एक्सीडेंट हुआ, वो रोड पे गिरा है, रोड पे जब गिरेगा तो निश्चित तौर पे जो है वो उसको वहाँ पे लैसरेटेड वुंड होंगे। लैसरेटेड वुंड किस तरह के हुए, जैसे यूं अगर जो हम देखें कि ये वुंड ये हो गया, तो ये वुंड जब जमीन पे गिर के रगड़ा करके इस तरह से हुआ है तो निश्चित तौर पे इसके अंदर में वहाँ की मिट्टी और क्षारीय अन्य पदार्थ जो हैं इसके अंदर में मिलेंगे। अंदर से ब्लड शेडिंग होगी, उसका क्लॉटिंग वहाँ पे होगा, लिम्फ का क्लॉटिंग होगा। ये सारी परिस्थितियाँ जो हैं ये सब फेवर करती हैं सैक्रोलाइटिक बैक्टीरिया, जो में मोस्ट प्रोमिनेंट ये क्लोस्ट्रीडियम वेल्चाई है। इस क्लोस्ट्रीडियम वेल्चाई के डेवलपमेंट में ये जो है वो मददगार बनता है, और इससे स्थिति ये पैदा होती है कि ये जो क्लोस्ट्रीडिया जो है वो डिफरेंट एक्सोटॉक्सिन्स लिबरेट करना शुरू कर देता है। अब यहाँ ये देखें कि अंडर combined effect of the toxin produced at the site, the permeability of the capillary is increased and fluid collects between the muscles and the sarcolemma sheath and causes
constriction of the nutrient vessel to the muscle, some of the vessel may get thrombosed. यहाँ कहने का अर्थ क्या है, इस चीज को हम इस रूप में देख सकते हैं। ये अगर हम यहाँ पर ये गौर करें, ये हम आपको दिखाना चाह रहे हैं मसल का एक छोटा सा, सबसे छोटा पार्ट। हम लोग मसल के बारे में ये जानते हैं कि मसल बल्क जो है कुछ फुनिकुलस से मिलकर बनता है, फुनिकुलस कुछ फैसिकुलस से मिलकर बनता है, फैसिकुलस जो है कुछ फाइबर से, फाइब्रिल से, एंड फाइब्रिल अल्टीमेटली फिलामेंट्स से। अब ये फिलामेंट्स जो होते हैं उसको यहाँ पे देखें, ये मोटा और पतला, ये दो तरह के फाइबर एक सीरीज से जो चले आ रहे हैं। मोटा वाला जो फिलामेंट जो है ये मायोसिन कहलाता है और पतला वाला फिलामेंट एक्टिन कहलाता है। एक्टिन और मायोसिन इस रूप में अरेंज्ड ऐसे हैं, इनके बीच में यहाँ पे ये एक जो है वो जेड डिस्क ये दिख रहा है ना, यहाँ से लेकर के एक लाइन और एक लाइन ये ने, एक जेड लाइन से दूसरा जेड लाइन तक के बीच का जो इलाका है वो इसके नाप में एक यूनिट कहलाता है। ये यूनिट कहलाता है ये सार्कोमेयर। ये जो यूनिट है ये कहलाता है सार्कोमेयर। और ये सार्कोमेयर का जो ऊपर कवर जो है ये कहलाता है सार्कोलेमा। यानी ये जो कवरिंग सीथ जो है, यही सीथ इसके अंदर में जितना ये मायोफिलामेंट्स हैं और जो भी स्ट्रक्चर हैं सबों को अंदर में ऊपर से लपेट करके एक यूनिट के रूप में रखता है। अब यहाँ स्थिति ये हो गई है कि जो टॉक्सिन जो उसने लिबरेट किया क्लोस्ट्रिडियम बेल्चाई ने, इससे लिबरेटेड टॉक्सिन के प्रभाव से ये जो ब्लड वेसल्स जो हैं ये पहले तो इसके अंदर में ये इसकी परमिएबिलिटी बढ़ेगी, परमिएबिलिटी बढ़ेगी तो फ्लूइड निकल करके आ करके यहाँ पे ये मसल फिलामेंट और ये सार्कोलेमा के बीच में जमा हो जाएगा। निश्चित तौर पे ऊपर से सार्कोलेमा तो उसको कसे हुए है, उसके बीच में एक्स्ट्रा मसल वहाँ फ्लूइड जब जाकर के जमा होगा तो निश्चित तौर पे इंटरनल स्ट्रक्चर के ऊपर दबाव आएगा। उसके बीच में ये ब्लड वेसल है, इसके ऊपर दबाव आएगा, वेसल के ऊपर दबाव जब आएगा तो मसल को सप्लाई करने वाला जो ये अब ये वेसल है दबाव के कारण ये ओक्लूड हो जाएगा और उसी इलाके के जो मायोफिलामेंट्स हैं इनको जो माने न्यूट्रिशन जो मिलना है वो मिलना बाधित हो जाएगा। अब स्थिति क्या होगी यहाँ से कि इन द अर्ली स्टेज द क्लोस्ट्रीडिया आर प्रेजेंट इन लार्ज नंबर इन द फ्लूइड सेपरेटिंग द सार्कोलेमा सीथ फ्रॉम द मसल। शुरू में तो होगा यह कि ये जो क्लोस्ट्रीडिया है वो यहाँ पे इस सार्कोलेमा सीथ और इस मसल जो फिलामेंट है उसके बीच में जब जमा हो जाएंगे तो निश्चित तौर पे ये सीथ से मसल के बीच जो है एक गैप बन जाएगा उनके कारण। तो वो तो पहले तो सेपरेट किया और उसके बाद ग्रेजुअली धीरे धीरे वो जो है अंदर की ओर वो बढ़ने लगेंगे। अंदर की ओर जब बढ़ने लगेंगे इस मसल फिलामेंट में इन करने लगेंगे और इन करके वो अब क्या करेंगे कि वो उसके ग्लाइकोजन जो है उसका ब्रेक डाउन करना शुरू कर देंगे मसल के अंदर में। मसल के अंदर में जो ग्लाइकोजन का ब्रेक डाउन जो होगा तो इसके ब्रेक डाउन होने के कारण वहाँ कुछ गैसेस फॉर्म होंगे। ये गैस जो है फॉर्म होंगे ये इनऑफेंसिव गैसेस होंगे जैसे हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड। ये गैस यहां से अब कलेक्ट हो करके ये इस जगह पे आ जाएंगे और वहां से आके ये जगह जो है ये जगह ये ब्लेब्स कहलाता है। यहाँ पर देख रहे हैं ये धूसर, ये जो
दिख रहा है, ये बैकग्राउंड थाईगे इलाके में यहाँ पे ये गैस गैंग्रीन डेवलप किया है। उसके बीच में ये जो है यहाँ पे फ्लूइड और वो गैस ये इसके अंदर में कंटेनिंग सब्सटेंस इसके अंदर में है, जो कि यहाँ पे इसको ब्लैब्स के रूप में डेवलप कराया है। यहाँ एक बात ध्यान देने की है कि ये जो गैस बना हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड, इसके कारण इस पार्टिकुलर पैथोलॉजिकल कंडीशन का नाम गैस गैंग्रीन है, ऐसी बात नहीं है। ये तो सामान्यता है कि उस तरह से जब वहां पे ग्लाइकोजन जब टूटा तो ये निकलना है, ये निकलेंगे। एक्चुअली इस नामकरण के पीछे कुछ और गैस जो हैं वो रिस्पॉन्सिबल हैं, और वो क्या है कि जब अंदर पे जाने के बाद ये इसका इफेक्ट जब पड़ रहा है मसल के ऊपर और उसके प्रोटीन्स जो हैं ना, ये ऑर्गेनिक एसिड यहाँ पे एक्चुअली जो कलेक्ट हुआ बहुत ज्यादा मात्रा में है ना, तो उससे इसका पीएच जो है वो स्विंग करेगा नीचे की ओर, और मैंने ये क्या करेगा कि कुछ इसके ग्रोथ को डिस्करेज करेगा सैक्रोलाइट्स को, और प्रोटियोलाइटिक नाउ प्रोलिफरेट। अब वहाँ पर प्रोटियोलाइटिक जो है वो प्रोलिफरेट करेंगे, और परिणाम क्या होगा कि ये मसल प्रोटीन को वो तोड़ेंगे। अब मसल प्रोटीन को तोड़ करके वो इंडोल, स्केटोल, हाइड्रोजन सल्फाइड और अमोनिया, ये सारे गैस बनाएंगे। ये सभी फाउल स्मेलिंग गैसेज हैं, और इन्हीं गैसों के वजह से, इनके बनने के वजह से इस परिस्थिति को, इसको गैस गैंग्रीन नाम पड़ा है। तो ये नाम पड़ने के पीछे रिस्पॉन्सिबल जो गैस है यही सब ऑफेंसिव गैसेज हैं, स्केटोल, इंडोल, हाइड्रोजन सल्फाइड एंड अमोनिया। अब ये स्थिति जो आ गई, अब यहाँ ये इसकी अगर जो बदतर स्थिति अगर जो देखें इस गैस गैंग्रीन की, आगे बढ़कर के स्थिति ये हो जाती है। इट इज द वर्स्ट कंडीशन ऑफ द गैस गैंग्रीन। उसी जांग के इलाके में आप देख रहे हैं। अब वहाँ वो जो देखे थे ब्लैब्स, अभी यहाँ ये जो दिख रहा है ये काफी ये डार्क वो ब्लैकिश, एक्चुअली ये जो है, क्योंकि ऐसे भी हम ये जान रहे हैं कि इसमें ये ब्लैक डिस्कलरेशन भी इसका कैरेक्टरिस्टिक है, पहले इसकी चर्चा हम लोग कर चुके हैं। ये सभी जो ब्लैब्स जो हैं ये शो कर रहे हैं स्थिति की काफी गंभीरता को, और अब यहाँ पे ये इस जगह से इसका टोटल इस लिम्ब का एम्पुटेशन होना है, जो कि इसके ट्रीटमेंट के दरमियान में उसकी हम लोग चर्चा करेंगे। फिलहाल पैथोलॉजिकल कंडीशन जो है उसके डिस्क्रिप्शन में अगर जो हम ये देखते हैं तो लोकल जो इफेक्ट हैं वो हम यहाँ तक इसको कर सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं। अब जब सिस्टेमिक इफेक्ट की बात अगर जो देखें तो ये कह सकेंगे कि इन लोकल इफेक्ट के अलावा कुछ ऐसे भी प्रभाव हैं जो पूरे बॉडी पे पड़ सकते हैं, जैसे कि टॉक्सीमिया। एक्चुअली कुछ ऐसे प्रोडक्ट जो एडेनाइलिक एसिड के तरह के हैं जो मसल से निकलते हैं, इस प्रक्रिया के फलस्वरूप ये जब सर्कुलेशन में घूमने लगते हैं तो ये कंडीशन टॉक्सीमिया कहलाता है। हम जानते हैं कि टॉक्सिक सब्सटेंस का सर्कुलेशन में घूमना टॉक्सीमिया कहलाता है। इसके अलावा इन टॉक्सिन्स या टॉक्सिक सब्सटेंस के सर्कुलेशन में घूमने के कारण कुछ रेट्रोग्रेड चेंजेस हार्ट में आ सकते हैं, लीवर में, सुप्रानीनल ग्लैंड में, इन सभी जगहों पे आ सकते हैं। या फिर सेपरेमिया, सैप्रोफाइट्स, वो ऑर्गेनिज्म जो सड़न पैदा करते हैं, सड़न पैदा हो गया थी प्यूट्रिफेक्शन, और जो प्रोडक्ट ऑफ प्यूट्रिफेक्शन इफ बीइंग एब्जॉर्ब इन द सर्कुलेशन इट इज कॉल्ड सेपरेमिया। इनके अलावा कुछ क्लोस्ट्रीडिया जो है वो वहां से लोकल साइट से स्केप करके लीवर में, किडनी में, स्प्लीन में, पेरिटोनियम में, इन सभी जगहों पे
वहाँ पे उत्पन्न हो सकते हैं और वो गैस फील्ड सिस्टिक लीजन पैदा करते हैं जो देखने में वो स्पॉन्ज की तरह ये महसूस होते हैं। तो इन तरह के प्रभाव जो हैं, इन तरह के सब्सटेंस जो हैं, ये वो सिस्टेमिक वो इफेक्ट के रूप में जाने जा सकते हैं, जिसको अगर जो हम कंपोज करना चाहें आंसर के रूप में तो हम शुरू कर सकते हैं इसको। जैसे पहले उसमें लोकल इफेक्ट को कैपिटल ए से डिनोट किए थे, इसको कैपिटल बी से डिनोट करेंगे। जैसे ये लिखेंगे सिस्टेमिक इफेक्ट, और वहाँ पर अब आगे कंटिन्यू करेंगे कि इन एडिशन टू said local effects, there are certain systemic effects are also found as number 1 toxemia, which is as a result of the product of certain adenylate acid type substance from the muscle. When it occurs in the circulation, condition is called toxemia. Second, due to presence of toxin in the circulation, certain retrograde changes may take place in the heart, liver, suprarenal gland, etc. And the next one is sapremia. There are certain organisms which are called saprophytes, means the organism which can produce putrefaction, and the product of putrefaction, when being absorbed in the circulation, the condition is known as sapremia. Except these, some of the clostridia may escape from the site and reaches to the liver, kidney, spleen, peritoneum, likewise structures, and produces gas-filled cystic lesions which appears like a sponge. Now, in this way, we can conclude the entire pathological changes or pathogenesis during the gas gangrene, and further we have to take in account the type of the gas gangrene. The gas gangrene are subgrouped on the basis of involvement of the tissue, and basically it is number 1 subcutaneous type, or second myonecrotic type. Subcutaneous type, it means when the impact of a pathological lesion is confined up to the subcutaneous region and the fascial plan. We know the skin is found almost like patched upon the superficial fascia, and this superficial fascia, you may say, can provide the platform for the skin throughout the body. It remains behind the skin, and the gas gangrene may develop only up to that level. And the second one is the myonecrotic type. It may be further subgrouped into a fulminating type, where the condition is characterized by a rapid course resulting in rapid spread and fatal outcome. The second one is the massive type, where the large number of or group of the muscle may be involved, of the limb, or entire limb may be involved. For example, there may be involvement of the quadriceps femoris in the thigh, which includes the total vastus muscle, vastus medialis, vastus lateralis, vastus intermedius, along with the rectus femoris. Or the second group, that is the adductor group, adductor longus, adductor magnus, adductor brevis. Or there may be the hamstring, that is the semimembranosus, semitendinosus, long head of the biceps, reflexus head of the adductor magnus. It means
A larger group of muscle may be involved in this massive type. And the third one is the group type. Here, a particular fiber of a muscle is involved, remaining the rest untouched. You may understand this by taking an example of an onion. आपने प्याज को कभी देखा होगा, जैसे प्याज का जो बल्ब है कई एक लेयर का बना हुआ रहता है और उसके बीच में 5वें 6ठे लेयर के बाद या कुछ लेयर के बाद एक लेयर कंप्लीट गला हुआ दिखाई पड़ता है, लेकिन बस सिर्फ एक ही लेयर, न तो ऊपर वाला प्रभावित रहता है न नीचे वाला प्रभावित रहता है, सिर्फ एक लेयर गला हुआ कंप्लीट है। आप वहां से उसको अगर जो निकाल दें लेयर को तो वहां से धो देते हैं तो प्याज फिर ज्यों का त्यों एकदम सही आपको मिल जाएगा। कुछ इसी तरह की स्थिति रहती है ग्रुप टाइप में, जहाँ की एक फाइबर जो है वो सिर्फ वो प्रभावित रहता है और बाकी इंटायर जो फाइबर्स हैं वो सब सही रहते हैं। तो इस तरह से हम गैस गैंग्रीन के चैप्टर को अब कंक्लूड कर सकते हैं और करीब करीब जितनी बातें आवश्यक हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जानकारी के पॉइंट ऑफ व्यू से, सिनॉप्टिक वे में कंप्लीट का क्लेम आप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि दिस मच डिस्क्रिप्शन इज नॉट सफिशिएंट टू अंडरस्टैंड द गैस गैंग्रीन और गैंग्रीन ऑन द होल। सर्टेनली दिस इज a synoptic way to memorize the gas gangrene or to memorize the gangrene on the whole. Thank you.